कि शाखें रही तो पत्ते भी आएंगे और फूल भी आएंगे, कि शाखें रही तो पत्ते भी आएंगे, फूल भी आएंगे, और ये दिन बुरे हुए तो क्या हुए मेरे दोस्त, दिन अच्छे भी आएंगे। नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है हमारे ऑनलाइन प्लेटफॉर्म राजस्थान स्टडी जोन पे। और हम स्टार्ट करने वाले हैं आज डाइजेस्टिव सिस्टम जो हमारा था, पाचन तंत्र जो हमारा था, उसका पोस्टमार्टम। क्या आज भाई साहब हम स्टार्ट करेंगे अपने डाइजेस्टिव सिस्टम पाचन तंत्र का पोस्टमार्टम। तो लगातार बने रहिएगा। और जो 10th लेवल या फिर जो सेकेंडरी लेवल का पाचन तंत्र हमारा जितना देर का, उसका हम कर देंगे कंप्लीटली डाइजेशन। हम उसको कंप्लीटली डाइजेस्ट कर जाएंगे, हम कंप्लीटली उसका क्या कर देंगे, पोस्टमार्टम कर देंगे। अगर आप कर रहे हैं किसी वैकेंसी, आप अगर कर रहे हो किसी जॉब की तैयारी जो कि सेकेंडरी लेवल की, अगर आप खुद किसी सेकेंडरी क्लास में पढ़ रहे हो, आप 10th क्लास में पढ़ रहे हो, तो आपके लिए भी ये इंपॉर्टेंट होने वाली है। मतलब यूं कह सकता हूं कि ये जो तैयारी करने वाले मेरे भाई साथी है, उनके लिए भी ये वीडियो इंपॉर्टेंट है। और जो बच्चे, जो स्टूडेंट्स अभी 10th बोर्ड एग्जाम की तैयारी कर रहे, तो उनके सिलेबस में भी ये डाइजेस्टिव सिस्टम है, तो उनके लिए भी ये वीडियो मोस्ट होने वाली है। तो आज हम जो बात करेंगे मेनली, वो हम बात करेंगे किसकी, वो हम बात करने वाले हैं आपके पाचन तंत्र की। ये जो डायग्राम आप स्क्रीन पे देख रहे हो, इसी की बात हम करने वाले हैं। हम डाइजेशन की बात करने वाले हैं। हम यहां से लगा करके ये जहां तक एनस से बाहर निकलता है, वहां तक के पूरी प्रोसेस को पार्ट बाय पोस्टमार्टम करते जाएंगे। और एक चीज इसमें हम पहला थोड़ा इंट्रोडक्शन के तौर पे परिचय के तौर पे हम लोग इसमें जो माउथ था, जो मुख था, इसमें जो हमारी लार थी, या फिर मैं कहूं कि जो जीभ थी, और या कहूं जो दांत थे, इनके बारे में हम बात पहले वाले वीडियो में कर चुके हैं। हम लार की बात कर चुके, जीभ की बात कर चुके। दांतों पे एक अलग से वीडियो लेके आऊंगा आपके लिए, दांतों के लिए एक अलग वीडियो लेके आऊंगा जिसमें दांतों का पूरा पोस्टमार्टम आपको देखने को मिलेगा। फिलहाल बात करता हूं पाचन तंत्र की, क्योंकि अगर दांतों का पोस्टमार्टम भी यहां किया ना भाई साहब, तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी। तो हम कोशिश करेंगे कि इन शॉर्ट, क्या शॉर्ट में हम जितना हमारे काम में आने की चीजें, उन्हीं का हम पोस्टमार्टम करते जाते हैं। और हम स्टार्ट कर लेते हैं सबसे पहले मुख से। हम किससे स्टार्ट कर ले, मुख से स्टार्ट कर ले। लेकिन उससे पहले आप कहेंगे कि सर स्टार्ट तो हम कर लेंगे पोस्टमार्टम, लेकिन हथियार क्या क्या चाहिए भाई साहब, हथियार पता होना चाहिए। किसी जगह पे पहुंचना है तो उस जगह का रूट तो हमें पता होना ही चाहिए। तो रूट तैयार कर लूं पहले, चलो रूट तैयार कर लेते हैं कि आपका पाचन तंत्र जो है वो होता क्या है, या पाचन क्या होता है। तो पहले बात कर लेता हूं मैं पाचन की, क्योंकि भाई साहब पोस्टमार्टम करना मतलब प्रैक्टिकल करना, पोस्टमार्टम करना मतलब प्रैक्टिकल करना। और प्रैक्टिकल तो तभी होगा ना सर, जब हम पहले थ्योरी पढ़ेंगे। तो थ्योरी करते हैं पहले। और ये कह रहा है कि पाचन क्या होता है, तो पाचन में कुछ नहीं होता। कुछ जो जटिल खाद्य पदार्थ है, क्या जटिल खाद्य पदार्थ है, इनको किस में कन्वर्ट कर दिया जाता है, सरल खाद्य पदार्थों में कन्वर्ट कर दिया जाता है। कि जो जटिल खाद्य पदार्थ है या जो जटिल भोज्य पदार्थ है, कन्वर्ट किस में कर देंगे, सरल में कन्वर्ट कर देंगे। वही आपका क्या होता है, पाचन होता है। उसे आप क्या कहेंगे, पाचन कहेंगे। अच्छा सर पाचन तंत्र क्या है फिर, सर पाचन तंत्र क्या है, तो ध्यान रखना मेरे दोस्त, जो पाचन तंत्र है वो क्या है कि एक ऐसा तंत्र, क्या एक ऐसा तंत्र जो क्या करता है, एंजाइमेटिक तरीके से, एंजाइमेटिक तरीके से या फिर एंजाइमेटिक तरीके से क्या करता है, इन जटिल खाद्य पदार्थों को किस में कन्वर्ट कर देता है, सरल में कन्वर्ट कर देता है। क्या करता है, जटिल को सरल में कन्वर्ट कर देता है। उससे ही हम क्या कहते हैं, पाचन तंत्र कहते हैं, उसे हम पाचन तंत्र कह देते हैं। अच्छा सर ये बताइए कि ये जो पाचन तंत्र है कितने तरीके से या फिर कहूं किन किन से मिलकर बना होता है। दो चीजें मेन ध्यान में रखना मेरे भाई, दो चीजें। कौन कौन सी सर, एक तो ध्यान में रखना आहार नाल, क्या आहार नाल। पहली चीज तो क्या ध्यान में रखना कि ये दो चीज मेन आपकी बॉडी में होती है जिनसे क्या बनता है, आपका पूरा पाचन तंत्र का निर्माण होता है। एक तो आहार नाल, सर ठीक है आहार नाल हो गया। दूसरा इसका अपोजिट कौन सा है, या फिर कौन इसका दूसरा संगी साथी कौन है जो पाचन तंत्र को पूरा करेगा, तो पाचक ग्रंथियां होगी। क्या होगी, पाचक
ग्रंथियां होगी। ये ध्यान रखना मेरे दोस्त। पहली तो क्या होगी, आहार नाल हो गई, दूसरी आपकी हो गई पाचक ग्रंथियां। ठीक है सर, इतना तो हमने पढ़ रखा है 10th क्लास में, आगे थोड़ा और बता दे तो देखो आहार नाल के अलग अलग भाग होंगे सर, कौन कौन से होंगे? तो भाई साहब सबसे पहले तो आएगा मुख। पहले क्या आएगा आपका, मुख आएगा, और मुख से आगे बढ़ते जाएं, मुख से आगे बढ़ते जाए, फिर आएगा आपका ग्रसनी आएगी। क्या आएगी? ग्रसनी। ठीक है सर, ग्रसनी तक हम पहुंच चुके हैं। ग्रसनी के बाद में ग्रसिका आएगी। ग्रसनी के बाद में क्या आएगी आपकी? ग्रसिका आएगी। और उसके बाद में सर, तो ग्रसिका के बाद में आगे आपके आमाशय आ जाएगा। क्या आ जाएगा आपका? आमाशय। क्या आ गया आपका? आमाशय आ गया सर। आमाशय के बाद में, तो आमाशय के बाद में आएगी छोटी आंत। क्या आएगी आपकी? छोटी आंत आएगी। और सर छोटी आंत को एक दूसरे नाम से भी हम जानते हैं, तो हम इसको कह देते क्षुदात्र। क्या कह देते हैं हम इसको? क्षुदात्र हम इसको कह देते हैं। ये क्षुदात्र हमने इसको कह दिया। इंग्लिश में क्या कहेंगे सर? स्मॉल इंटेस्टाइन। इंग्लिश में क्या कहेंगे? स्मॉल इंटेस्टाइन कह देंगे। ठीक है सर, दो तीनों शब्द पता है। उसके बाद में क्या आएगा? तो उसके बाद में आपके आएंगे, छोटी से आ जाएगी आपकी बड़ी आंत। क्या आएगी? बड़ी आंत आएगी। सर बड़ी आंत को एक दूसरे नाम से भी तो जानते हैं। हाँ बिल्कुल, किस नाम से? बृहदात्र। क्या कहेंगे आप इसको? बृहदात्र कहेंगे। इंग्लिश में तो लार्ज इंटेस्टाइन। क्या हो जाएगी ये? लार्ज इंटेस्टाइन। ध्यान में रखना तीनों। और सर उसके बाद में क्या आएगा? उसके बाद में आएगा आपका मलाशय। क्या होगा? मलाशय। और मलाशय के बाद में सर, मलाशय के बाद में मलद्वार आ जाएगा। क्या आएगा आपके? मलद्वार आ जाएगा, जिसको गुदा भी कह सकते हो, और इंग्लिश में सर एनस कहेंगे। क्या कहेंगे? एनस कहेंगे। ये आपके आहार नाल के भाग है। क्या है? आहार नाल के भाग है। सर आहार नाल की लंबाई बिल्कुल बता देता हूं, तो ध्यान रखना 9 से 10 मीटर। कितनी? 9 से 10 मीटर। सर 12th क्लास की बुक में तो कुछ और दे रखा है, उसमें तो 8-9 मीटर दे रखा है। बिल्कुल सही है, कुछ बुक्स में आपको 9 से 10 दिखेगा, कुछ में 8 से 9। तो मैं तो कहता हूं ध्यान में रखो 8 से 10 मीटर। क्या? 8 से 10 मीटर। ऑप्शन के अकॉर्डिंग टिक लगा ही देना। 10 से ज्यादा नहीं होती, 8 से कम नहीं होती। ये फॉर्मूला भाई साहब माइंड में फिट कर लेना। बाकी बुक्स क्या छापती है उससे मतलब मत रखना, इतना ध्यान में रखना। 8 से कम नहीं और 10 से प्लस नहीं, ये ध्यान में आपको यहां से रखना है। ठीक है सर, रख लेंगे। ये आहार नाल के भाग हुए। आहार नाल के भागों के बाद में बात करूं कि इधर पाचक ग्रंथियां कौन कौन सी है, तो सबसे पहली ग्रंथि, सबसे पहली ग्रंथि आपके मुख में ही है। कौन सी? लार ग्रंथि। क्या? लार ग्रंथि। तो ग्रंथि लार कितनी होती है सर? 3 जोड़ी होती है। तो हम लिख देंगे लार ग्रंथियां। हम क्या लिख देंगे यहाँ पे? लार ग्रंथियां। सर दूसरी कौन सी होती है? तो लार ग्रंथि से नीचे बढ़ो, यहां गए, यहां गए, इधर एक ग्रंथि है, यकृत ग्रंथि। क्या? यकृत ग्रंथि, जिसको लीवर कह देते हैं हम, यकृत, या फिर आप इसी को क्या कहते हो? लीवर कहते हो। सर आगे बढ़े तो आगे आती है आपकी अग्नाशय ग्रंथि। कौन सी? अग्नाशय ग्रंथि। ये मेनली आपकी ग्रंथियां होती है जो पाचन में सहायता करती है। पेनक्रिया है, लीवर है और सलाइवा ग्लैंड है। ये आपको यहां से ध्यान में रखना है ना। ये आपके हो गए पूरे क्या? पाचन तंत्र के 2 भाग। कौन से? आहार नाल, और एक इधर हमने लिखा पाचक ग्रंथियां। दोनों के काम अलग अलग। क्या? दोनों के काम अलग अलग, और लेकिन अलग अलग काम करके एक जगह होके काम करते हैं। मेनली एक जगह होके काम करके पूरे हमारे पाचन तंत्र को कंप्लीट करते हैं। हम बढ़े आगे, और सबसे पहले मैं बात कर लेता हूं आपके यहाँ मुख के बारे में। आहार नाल का जो पहला भाग है सॉरी मुख, उसके बारे में बात कर लेता हूं। और ऊपर चलो, ये चलेगा ना। और सबसे पहले बात कर लेता हूं मैं मुख की, माउथ की, कि आपका जो मुख है ये क्या सिस्टम है भाई साहब इसका?
तो देखना जरा इस डायग्राम में आप, ये जो डायग्राम आपके सामने है इसमें ये वाला जो पार्ट रहा आपका मुख, और इस मुख का मेन काम क्या है, माउथ का काम क्या है, तो देखना जरा ये जो आपका माउथ है या फिर कहूं जो मुख है इसका काम क्या है। मुख में तीन चीजें देखने को मिलेगी, मैं अलग अलग लिख देता हूं आपको यहाँ पे। तीन चीजें सर क्या क्या देखने को मिलेगी, तो एक तो देखने को मिलेगा आपको मुख में दांत, सबसे पहले वही दिखाई देते हैं। दूसरी चीज क्या देखने को मिलेगी सर, दांतों के बाद में हमें जीभ भी दिखाई देती है, बिल्कुल सही है। तीसरी चीज जो दिखाई नहीं देती और वो है आपके पाचक ग्रंथियां, सॉरी पाचक ग्रंथियों में एक ग्रंथि जिसको आप कह देते हो लार ग्रंथि, लेकिन यहाँ पे तीन जोड़ी होती है तो हम क्या कह देंगे, लार ग्रंथियां। हम क्या कह देंगे, इन्हीं को लार ग्रंथियां कह देंगे, जो कि आपके मुख गुहा में पाई जाती है। कहां होती है, मुख गुहा के अंदर होती है। क्या होती है अंदर, आपके तीन चीजें मुख गुहा में देखने को मिलेगी मेरे भाई। क्या क्या देखने को मिलेगी, आपको दांत देखने को मिलेंगे, आपको जीभ देखने को मिलेगी, और लार ग्रंथियां हमें देखने को नहीं मिलती, हमें नहीं दिखाई देती कि ये रही, नहीं मिलेगी। काम क्या क्या है, देखो दांतों पे एक अलग सेपरेट वीडियो लेके आऊंगा जिसमें पूरा दांत क्या करते, कैसे उगते, कैसे टूटते, क्या होता है क्या नहीं होता, पूरा सेपरेट बताऊंगा। लेकिन यहाँ पे इतना ही ध्यान में रखना, ये भोजन को काटने पीसने का काम करते हैं। क्या करते हैं, भोजन को काटने हुए पीसने का कार्य, काटने हुए पीसने का कार्य करते हैं। इतना ही यहाँ पे ध्यान में रखना कि भोजन को काटने और पीसने का काम करते हैं। हाँ, आपको ये अलग बताऊंगा मैं कि रदनक क्या काम करते, कृतनक क्या काम करते, अग्र चवरणक क्या काम करते और चवरणक क्या काम करते। लेकिन फिलहाल इतना ही ध्यान में रखना कि ये क्या करते हैं, क्योंकि इनका अलग से पोस्टमार्टम करेंगे, किसी दिन वहां पे बात करेंगे। लेकिन यहाँ इतना ध्यान में रखना, ये भोजन को काटने व पीसने का काम करते हैं। सर जीभ का काम क्या है, जीभ का काम है लकड़ लकड़ करने का। और तो जीभ का जो मेन काम है वो ये है कि जीभ क्या करती है, जीभ का काम है सबसे पहले तो भोजन को निगलने में सहायता करती है, भोजन को निगलने में सहायता, निगलने में सहायता। और दूसरा काम क्या है, मुख की सफाई भी करती है, मुख की सफाई, ये क्या करती है, मुख की सफाई भी करती है। सर और क्या करती है, तो और क्या काम करेगी भाई साहब, ये पहली चीज तो आपने लिख दी, क्या करती है, भोजन को निगलने में सहायता करती है, और साथ में क्या काम करती है, ये मुख की सफाई भी करती है। इसके अलावा भोजन को लसलसा भी बनाती है, भोजन को लसलसा। सर लसलसा बनाने का काम ये कैसे करेगी, लसलसा, लसा बनाने का काम करती है। सर ये कैसे करेगी, ये इस तरीके से करेगी कि जो लार ग्रंथियों से जो भी लार निकलेगी उसको भोजन में यही मिलाती है। इसका मतलब ये इसको लसलसा भी बनाती है, ये चीज आपको यहां से ध्यान में रखनी है। सर और भी कुछ करती है क्या, स्वाद का पता लगाती है, स्वाद का पता लगाना। क्या करती है, तो स्वाद का पता लगाना। स्वाद कितने प्रकार के होते हैं, कहां से किस स्वाद का पता चलता है, ये चीज मैं आपको पहले वाले वीडियो में बता चुका हूं, तो वो जाके जरूर देखना, जहां पे आपको पता चलेगा कि स्वाद कितने प्रकार के होते हैं और किस स्वाद का कहां से पता लगाया जाता है, और कितनी प्रकार की स्वाद कणिकाएं जो है जीभ पे पाई जाती है ना, ये ध्यान में आपको रखना है। सर अब हमें बता दीजिए कि लार का क्या काम है या लार ग्रंथियों का क्या काम है। तो देखो सबसे पहले मैं यहां लिख लूं लार ग्रंथियां, क्योंकि यहीं से यही पाचन में सहायता करती है सबसे ज्यादा, है ना, मुख में स्टार्ट हो जाता है ना पाचन वहीं से। कि लार ग्रंथियां क्या करती है, तो लार ग्रंथियां सबसे पहले काम एक ही करेगी कि जो लार ग्रंथियां है ये स्वाद का पता भी लगाएगी, और इसके साथ में ये भोजन को लसलसा बनाने का मेन काम इन्हीं का होता है कि भोजन को लसलसा बनाना। देखो अगर ऑप्शन में आपको लार ग्रंथियां दे रखा है, जीभ दे रखा है कि भोजन को लसलसा बनाने का काम कौन करते हैं, और ऑप्शन में आपको मिले जीभ भी मिल जाए और आपको लार ग्रंथियां भी मिल जाए, तो वहां पे जो लार ग्रंथियां वही करती है। ये लार ग्रंथियां सर कितनी लार रिलीज करती है, कितनी लार का प्रोडक्शन करती है, कितनी लार टपकती है, तो 1 डे, एक दिन में, है ना, एक दिन में कितना 1.6 लीटर लार, कितना 1.6 लीटर या फिर 1.5 लीटर भी गलत नहीं है। अगर एक से
1.5 लीटर है तो भी गलत नहीं है, कोई भी ध्यान में रखिएगा, लेकिन ये ऑलमोस्ट कितना 1 से 1.5 लीटर लार प्रतिदिन स्रावित करती है। और इस लार में कुछ एंजाइम होते हैं। सर कौन से एंजाइम? तो मैं ज्यादा बात नहीं करूंगा, 10th लेवल की बात करूंगा। एक तो होता आपका एमाइलेज होता है। कौन सा होता है सर? एमाइलेज, 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 जिसको एक दूसरे नाम से भी तो जानते हैं ना सर, किससे? टाइलिन से। किससे? टाइलिन नाम से भी इसको आप जानते हैं, जो 10th की बुक में दे रखा उतनी ही बात करता हूं। और सर इसका काम क्या है? तो बेटा जी इसका काम इतना ही है, इसका काम यही है कि ये जो स्टार्च होता है, स्टार्च जिसको हम मंड भी कहते हैं, इसका पाचन कौन करता है? तो सर इसका पाचन करता है एमाइलेज एंजाइम। कौन सा? एमाइलेज, या फिर जिसको हम कह देते हैं टाइलिन एंजाइम। ये क्या करता है? तो सर ये स्टार्च का पाचन करता है। सर स्टार्च का पाचन करके किस में बदलता है? माल्टोज में बदलता है। किस में बदलता है? माल्टोज में बदलता है। स्टार्च का इसने पाचन किया और किस में बदल देता है? माल्टोज में बदल देता है। साथ में सीमित डेक्स्ट्रीन है ना, साथ में सीमित डेक्स्ट्रीन, जो कैसा होता है? हल्का मीठा होता है। सर कैसा होता है? हल्का मीठा। अच्छा मीठी नहीं रे, मिठी मिठी बोले मोरी गोरड़ी रे। हल्का मीठा कैसा होता है? हल्का मीठा। सर एक बात बताइए हमें कि हमने सुना है या हमने देखा है कि अगर हम खाने को अगर हम खाने को या रोटी को लगातार चबाए जा रहे हैं, जितनी ज्यादा चबाएंगे उतनी ज्यादा मीठी लगेगी। क्या? जितनी ज्यादा चबाएंगे उतनी ज्यादा वैसा मीठी लगती है। ऐसा क्यों सर? तो ऐसा इसलिए मेरे ऐसा इसलिए मेरे भाई कि स्टार्च या मंड जो किस में होता है? रोटी में होता है। इसको हम जितना ज्यादा बार चबाएंगे, जितना ज्यादा बार इसको हम काटेंगे, उतनी ही ज्यादा इसमें क्या मिलेगा? टाइलिन एंजाइम मिलेगा। और टाइलिन एंजाइम का तो काम ही माल्टोज में कन्वर्ट करना है, जो हल्का मीठा होता है। लेकिन आप जितना ज्यादा इसको चबाएंगे ना रोटी को, उतना ही ज्यादा उसमें माल्टो आपका जो एमाइलेज वो मिलेगा, और आपकी जो रोटी ना उतनी ही ज्यादा आपको मीठी लगने लगती है। ये आपको यहां से ध्यान में रखना है ना। अब सर यहां से संबंधित 2-3 क्वेश्चन हमें बता दीजिए जो आए हैं या फिर आ सकते हैं, किस तरीके से। तो यहाँ पे सीधा सीधा इन नोट्स आप लिख सकते हैं कि भोजन का पाचन शुरू कहां से होता है? भोजन का पाचन कहां से शुरू होता है? भोजन का पाचन शुरू कहां से होता है या फिर शुरू होता है? तो ध्यान में रखिएगा, मुख से ही शुरू हो जाता है। सर ये पूछ लिया किसी ने कि कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से शुरू होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहां से स्टार्ट होता है? कार्बोहाइड्रेट का पाचन तो भी क्या लिखेंगे आप? मुख लिखेंगे, क्योंकि जो स्टार्च या मंड लिखा है कार्बोहाइड्रेट का ही एक रूप लिखा है मैंने। सर एक क्वेश्चन और मैंने कहीं देखा, किसी ने मुझसे पूछ भी लिया कि मुख में जो भोजन का पाचन होता है, मुख में भोजन का पाचन किस प्रकार का परिवर्तन है? किस प्रकार का परिवर्तन है? तो ध्यान रखना भाई, दोनों प्रकार का है। ये आपका रासायनिक भी है और भौतिक भी है। सर दोनों कैसे? दोनों इसलिए कि जो आपने रोटी खाई है, आपने जो भोजन खाया है, उसको छोटे छोटे टुकड़ों में तोड़ देना तो आपका भौतिक है। लेकिन आपने स्टार्च या मंड को आपने माल्टोज में बदल दिया, ये रासायनिक है। तो दोनों प्रकार का ये हो गया। सर आप एक चीज और बता दीजिए कि मंड को माल्टोज में कौन बदलता है? माल्टोज में कौन बदलता है? तो आप सब ने देखा, ऊपर एक रिएक्शंस मैंने लिखी। सर हमें सबको पता है कौन बदलता है, तो टाइलिन बदलता है। कौन बदलता है? टाइलिन बदलता है। सर और भी कोई क्वेश्चन? हाँ बिल्कुल। मुख में कितनी पाचक ग्रंथियां होती है या फिर लार ग्रंथियां होती है? लार ग्रंथियां होती है। तो ध्यान में रखना कितनी? सर 3 जोड़ी। अरे वाह क्या खूब बताया। कितनी होती है? 3 जोड़ी होती है। ध्यान में रखना कितनी ग्रंथियां होती है? 3 जोड़ी जो है वो लार ग्रंथियां होती है। सर और कोई टाइप का क्वेश्चन? फिर भी देख मेरे लाला, और टाइप का क्वेश्चन क्या? तो ये ध्यान में रखना तुम कि प्रतिदिन
प्रतिदिन नहीं, प्रतिदिन या फिर कहूं इन 24 आवर्स जो लार का निर्माण होता है, लार का निर्माण वो कितना होता है सर? तो लार का निर्माण होता है आपके 1.6 लीटर भी लिख सकते हो, 1.5 लीटर भी लिख सकते हो, 1 से 1.5 लीटर भी लिख सकते हो, एज योर विश, है ना। इन्हीं में से कोई ऑप्शन आपको देखने को मिलेगा और उसी पे आप ठोक देंगे टकाक से टिक, है ना। ये ध्यान में आपको यहां से रख लेना है। सर और कोई भी क्वेश्चन? बिल्कुल क्वेश्चन सर क्या ये हो सकता है कि जो भोजन मुख में आया है, भोजन मुख में आने के बाद या लार मिलने के बाद, या लार मिलने के बाद क्या कहलाता है? तो भाई मेरे बोलस कहलाता है। क्या कहलाएगा? बोलस कहलाएगा। सर कैसे? तो देखना मेरे डायग्राम पे कि मुख है, यहाँ पे आपने क्या किया, भोजन रखा, भोजन में आपने लड्डू रख दिया, आपने एक चपाती रख दी, आपने कुछ मिठाई के पीसेस रख दिए, आपने कुछ और रख दिया। ये जब तक किसी एक प्लेट में है तब तो क्या कहलाएगा? ये भोजन कहलाएगा। इसे आप क्या कहेंगे? भोजन कह देंगे, खाना कह देंगे, डाइट कह देंगे, एज और विश कह देंगे। और जैसे आप यहां से एक निवाला तोड़ते हो, एक घास तोड़ते हो अपनी भाषा में कहे तो वो क्या होगा मेरे भाई? वो निवाला होगा, उसे क्या कहेंगे? निवाला। लेकिन जैसे ही मुख में आएगा और दांतों की मशीन के बीच में आएगा, उसमें टाइलिन एंजाइम मिल जाएगा और वो चिपचिपा सा बन जाता है ना, उससे हम क्या कहेंगे? सर उसे हमें पता है, उसे हम बोलस कहेंगे। उसे आप क्या कहेंगे? बोलस कहेंगे। उसे आप क्या कह देंगे? बोलस कह देंगे। कई बार ये चीज देखी होगी आपने, कई बार ये चीज देखी होगी। आप कुछ खा रहे थे, अचानक आपकी महबूबा का बाल उसमें आ गया, सॉरी आप अचानक आपके किसी वो जो खाना बने उसका बाल उसमें आ गया और आपने क्या किया साथी हो? वापस उसको यहां मुख से बाहर निकाला, तो आपके हाथ में जो है ना वही बोलस है। वही क्या है? बोलस है। अगर मिठाई है तो बोलस वापस अंदर जाएगा, नहीं तो बाहर जाएगा, है ना। तो वो बोलस है। ठीक है सर, हमें पता चल गया कि ये जो भोजन है वो मुख में आने के बाद, लार मिलने के बाद क्या कहलाएगा सर? बोलस कहलाएगा। क्या कहलाएगा? वो बोलस कहलाएगा। ठीक है, बढ़े हम आगे की तरफ। हम बात कर चुके हैं मुख की और उसके बारे में जो लिखना था वो भी हमने इन शॉर्ट लिख भी लिया। मैं आगे चल लेता हूं, थोड़ा आगे बात कर लेता हूं आपका। सर मुख के बाद में कौन सा पार्ट है? मुख के बाद में हम पार्ट ले लेते हैं आगे वाला, और वो है आपका ग्रसनी। क्या कौन सा पार्ट ले लूं? आगे वाला मैं पार्ट ले लेता हूं ग्रसनी, है ना। ग्रसनी में पार्ट ले लेता हूं। सर ग्रसनी पार्ट कहां देखने को मिलेगा? तो मेरे भाई ये यहां से, ये जो पार्ट है ना, यही कौन सा है आपका? यही पार्ट ग्रसनी है। ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, यही कौन सा है? ग्रसनी पार्ट है। सर इसका पाचन में क्या योगदान होता है? कोई योगदान इसका नहीं होता, इसका कोई योगदान नहीं होता है। हाँ, इसका इतना क्या है कि एक तो ये उभयनिष्ठ पात है। उभयनिष्ठ पात का मतलब होता है कि इधर से तो ऑक्सीजन अंदर जाती है, इधर से आपका खाया पिया अंदर जाता है, तो ये उभयनिष्ठ काम करने लगा। इधर से तो भोजन को अंदर ले रहा है, क्या कर रहा है? इधर से तो भोजन को अंदर ले रहा है और इधर से ऑक्सीजन को अंदर ले रहा है। तो ये एक क्या बन गया आपका? उभयनिष्ठ पार्ट बन गया। क्या बन गया? ये उभयनिष्ठ पार्ट बन गया। उभयनिष्ठ का मतलब होता है जो दो तरीके के काम कर रहे हो। क्या? दो तरीके के काम कर रहे हो। तो यहाँ पे दो तरीके के काम कर रहा है। क्या? एक तो भोजन को भी लेके जा रहा है अंदर और एक आपकी ऑक्सीजन को भी अंदर लेके जा रहा है। अच्छा सर, ग्रसनी के बारे में एक दो एक्स्ट्रा बात तो ध्यान में रख मेरे भाई। ये इसमें कुछ ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है। क्या पाई जाती है? ऐच्छिक पेशियां। सर ऐच्छिक पेशियां पाई जाती है मान लिया, लेकिन हमने तो नाम जानने का ठान लिया। अगर आपने नाम जानने का ठान लिया तो मैंने बता भी दिया। और क्या? यूसेटेकी कोशिकाएं। क्या? यूसेटेकी कोशिकाएं। कौन सी कोशिकाएं? तो ध्यान रखना मेरे भाई, इसमें कुछ ऐसी कोशिकाएं पाई जाती है। नाम क्या होता है? यूसेटिक कोशिकाएं इनका नाम होता है। ये आपको यहां से ध्यान में रखना है। क्या है? यूसेटिक कोशिकाएं हैं और नाम आपको यहां से ध्यान में रखना है। अच्छा सर, ये और कुछ ग्रसनी के बारे में तो और कुछ सुन ले मेरे लाला, जो 10th की बुक में नहीं है लेकिन यहां आपको मिलेगा कि ये आपकी थी ग्रसनी। हमने कह दिया ये ग्रसनी। ये आगे जाके यहां से 2 पार्ट में डिवाइड होती है। क्या होती है? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है। कितने पार्ट में भाई? 2 पार्ट में डिवाइड हो जाती है, बंट जाती है। कौन कौन से में?
एक पार्ट तो इसका अलग नाम होगा, दूसरे का अलग नाम होगा। एक पार्ट का नाम तो होगा आपके निगल द्वार। क्या होगा? तो मैं इधर लिख लेता हूं, एक का तो होगा निगल द्वार। क्या होगा? निगल द्वार। सर एक का क्या होगा? एक का होगा घाटी। क्या होगा? एक का होगा आपके घाटी, या फिर कहूं तो ग्लोटिस। एक का होगा घाटी या फिर कहूं तो ग्लोटिस होगा। ये भी आपको यहां से ध्यान में रखना है। सर दो क्यों? सर दो क्यों? तो दो इसलिए मेरे भाई कि यहां से भोजन आया। क्या आया? भोजन आया। इधर से ऑक्सीजन आती है, जब भोजन आता है तो उसको इधर भेज देता है, ऑक्सीजन आती है तो इधर भेज देता है, इसलिए दो पार्ट इसके। लेकिन यहाँ पे दोनों कभी साथ में नहीं आते। जैसे मैंने आपको उत्सर्जन वाले जो आपका रिप्रोडक्शन वाला था उसमें मैंने आपको बताया था कि मूत्र और मूत्र के साथ में सीमम शुक्राणु कभी साथ साथ में नहीं आते, लेकिन दोनों का मार्ग क्या है? तो दोनों का मार्ग एक ही है। वैसे यहां पे भी दोनों का मार्ग तो एक ही है, लेकिन दोनों साथ में कभी भी नहीं आते हैं। ये चीज आपको यहां से ध्यान में रखनी है, ये चीज आपको यहां से ध्यान में रखनी है। सर आगे बढ़े, आगे कौन सा पार्ट आया? आगे ये वाला पार्ट आ गया। ये कौन सा है? आहारनाल का। तो इसका नाम है भाई साहब ग्रसिका। ये कौन सा पार्ट है? तो ये है आपकी ग्रसिका। ये कौन सा पार्ट है? तो ये आपका है ग्रसिका पार्ट है। और ग्रसिका पार्ट पे मैं बात कर लेता हूं। ग्रसिका के बारे में भी थोड़ा सा डिटेल से हम पढ़ ही लेते हैं। चल रे ऊपर चल। और ये हमने लिखा यहाँ पे ग्रसिका ऑफ एक इसोफेगस, इसको आप इंग्लिश में कहेंगे, ये मैंने लिख दिया यहाँ पे ग्रसिका। सर ग्रसिका का काम क्या है? भाई आप ग्रसिका को इतना ही ध्यान में रखना कि ग्रसिका क्या करती है? भोजन को कर्मानुकुंचन गति, ये वर्ड ध्यान में रखना। कर्मानुकुंचन गति से आमाशय तक पहुंचाती है। कर्मानुकुंचन गति से आमाशय तक भेजने का काम किसका है? तो ये काम है आपके ग्रसिका। सर ये कर्मानुकुंचन गति कौन सी होती है? तो कर्मानुकुंचन गति होती है, देखना जरा इधर अभी पल्ले पड़ेगा कौन सी होती है। मैंने कहा ये आपकी जो है वो ग्रसिका बना दी मैंने। अब यहाँ पे एक भोजन का टुकड़ा आया और अब ये क्या होगी? ये ग्रसिका आपकी यहां से ऐसे इसको बीट करेगी, ऐसे यहां से पिचकेगी। जब ये यहां से पिचकेगी तो ये निवाला यहां आ जाएगा। ये जो गति होती है ना, ये इस तरीके से, यही होती है कर्मानुकुंचन गति। इसे हम क्या कहते हैं? कर्मानुकुंचन गति कहते हैं। सर ये खुलती कहाँ है? ये मेरे भाई सीधा जाती है आमाशय में। कहाँ जाएगी? ये सीधा आमाशय में जाएगी। कहाँ जाएगी? तो ये आपकी जो ग्रसिका है सॉरी, ये सीधा कहाँ जाएगी? आपके आमाशय में जाएगी। ये आगे सीधा आमाशय में खुलती है। कहाँ खुलती है? आके आमाशय में। लेकिन यहां से क्वेश्चन सर ग्रसिका का ध्यान रखना। क्या ध्यान रखना? कि आमाशय तक भोजन पहुंचने के लिए जो ग्रसिका की गति है वो कौन सी होती है? वो सर होती है कर्मानुकुंचन गति। कौन सी होती है सर? वो कर्मानुकुंचन गति होती है ग्रसिका में भोजन की। ये ध्यान में आपको यहां से रखना है। अब मैं आगे बढ़ूं, आपके आमाशय, पहले आमाशय का लोकेशन तो दिखा दो। ले देख ले आमाशय का लोकेशन मेरे भाई। ये रहा आमाशय का लोकेशन। क्या है लोकेशन? कैसा दिखता है? तो ऐसा दिखता है, देख ऐसा। ये रहा, ये आपकी रही ग्रसिका। और ये वाला जो पार्ट है ना, ये वाला, ये यहीं तक, ये क्या है आपका? यही है सर आमाशय। दिख गया, जान गया, पहचान गया मैं इसको, यही आमाशय है। स्टोमक में इसको इंग्लिश में बोल गया। क्या? स्टोमक। ये इसको इंग्लिश में आप कह देंगे। अरे मेरे भाई कभी अगर आपको कोई पेट की समस्या हुई हो, ना करे भगवान कभी ऐसा हो, लेकिन फिर भी अगर तेरे को कोई पेट की समस्या हुई हो तो नोट करना, कभी उस पे ऊपर एक इस तरीके का डायग्राम बना हुआ मिलता है। ये आमाशय को रिप्रेजेंट करता है। किसको? आमाशय को रिप्रेजेंट करता है। सर ये होता कहाँ है? तो भाई ये होता कहाँ है? तो देखो हार्ट भी इधर ही होता है। हार्ट की अपोजिट डायरेक्शन में होता है भाई। हार्ट इस डायरेक्शन में, सॉरी, हार्ट जिस डायरेक्शन में होता है तो उसी डायरेक्शन में आपका क्या होता है? आमाशय होता है। हार्ट के मामले में फिसल ही जाते हैं ना, इसलिए ये हार्ट इस डायरेक्शन में, तो इधर यहाँ नीचे आमाशय है। सर हार्ट किधर होता है? तो बाईं ओर होता है, और मैं यूं कह सकता हूं कि बाईं ओर स्थित होता है। अच्छा लिख देता हूं नोट्स के फॉर्म में मैं यहां से आपके सामने कि आपका जो आमाशय है इसके बारे में 2-4 लाइनें लिख लेते हैं ताकि ध्यान में रहे। और क्या क्या लिख दूं मैं यहाँ पे? पहले तो हेडिंग ही लिख दूं, और तो क्या लिखूं? आमाशय मैंने यहाँ पे
हेडिंग लिख दी आमाशय। सर बता दीजिए इसके बारे में कुछ बातें, तो लिख लीजिए मेरे भाई क्या क्या बातें हैं। पहली तो होता कहाँ है, उदर गुहा। कहाँ, उदर गुहा में। कहाँ होता है, उदर गुहा में। कहाँ स्थित होता है सर उदर गुहा में, बाईं ओर, उदर गुहा में बाईं ओर। अच्छा सर और भी कोई एग्जिस्ट लोकेशन बता दीजिए, कल को हम डॉक्टर बने तो किसी मरीज का या फिर किसी भाई को ये प्रॉब्लम हो तो हम कहाँ देखे, तो भाई तू जाना पहले तो उदर गुहा में, उदर गुहा में बाईं ओर। और बाईं ओर कहाँ, तन्नु पट के या डायाफ्राम के नीचे। कहाँ जाओगे भाई साहब, वहां जाके चिरा लगाना, सीधा आमाशय तक पहुंच ही जाओगे। तन्नुपट जो होता है ना डायाफ्राम, उसको आपकी ग्रसिका चीरते हुए सीधा कहाँ खुलती है, सीधा जाती है आपके आमाशय में। कहाँ जाती है, आमाशय में। सर आकार कैसा होता है, तो लिख सकते हो मेरे भाई, आमाशय थैली नुमा संरचना है। क्या, आमाशय, आमाशयम, ओ तेरी संस्कृत हो गई, आमाशय, आमाशय थैलीनुमा संरचना होती है। कैसी होती है, थैलीनुमा संरचना होती है। कैसी होती है, तो भाई मेरे ध्यान में रखना, थैलीनुमा संरचना होती है। आकार कैसा होता है, जेड के आकार की होती है संरचना, जेड का आकार होता है, जेड का, सॉरी जे का आकार होता है, जेड का कह रहे भाई, जे आकार की होती है। कैसी होती है, जे आकार की होती है। ये भी ध्यान में रखना कैसी होती है, जे आकार की इसकी आकृति होती है। किसके, आपके आमाशय की। किसकी होती है, आमाशय की। अब मैं भाई एक चीज और बता दूं आपको कि ये तो ठीक है सर आमाशय हमारे पल्ले पड़ा कि जे आकार की होती है, कुछ और इसके बारे में, बिल्कुल कुछ और। क्यों, मैंने कहा ना पूरा पोस्टमार्टम करेंगे। ये ले पोस्टमार्टम, कहाँ चल रहा है चाकू, है ना, ये मेरा चाकू है भाई पोस्टमार्टम करने वाला, ध्यान में रखना। ये क्या है, मेरा चाकू है, इससे पोस्टमार्टम हम करेंगे, है ना। और कर देते हैं पोस्टमार्टम यहाँ पे इसका, कि जो आपका आमाशय है, इस आमाशय में और क्या चीज हमें ध्यान में रखनी है, तो आमाशय में ध्यान में रखना कितने भाग, कि यह मुख्यतः 3 भाग होते हैं, या फिर कहूं इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। इसके मुख्यतः 3 भाग होते हैं। कितने भाग होते हैं, 3 भाग होते हैं। ये मैंने लिख दिया कि कितने भाग होते हैं, मुख्यतः 3 भाग होते हैं। सर कौन कौन से 3 भाग, देखो 3 भाग कौन कौन से होंगे। एक भाग तो होगा जठरागम भाग, कौन सा, कार्डियक भाग, इंग्लिश वाला अच्छा रहेगा, कार्डियक पार्ट। कौन सा भाग, तो कार्डियक भाग। सर नाम हिंदी में भी लिख दो, अच्छा रहेगा, जठरागम, जठरागम भाग। मैं क्यों भागू, तू ही भाग, है ना। और साथ में सर दूसरा पार्ट फंडस होता है। कैसे, कौन सा, फंडस, फंडस पार्ट। कौन सा हो गया, फंडस पार्ट हो गया। लिख ही देता हूं, ये लो भाई, ये फंडस भाग है ना। 80% भाग को यही कवर करता है आपका फंडस। सर तीसरा भी बता दो फिर, तो तीसरा क्यों नहीं बताएंगे, लिख लो, पाइलोरिक भाग। कौन सा, ये ले पाइलोरिक भाग या पार्ट, है ना, ये लो पाइलोरिक पार्ट। सर हिंदी में जठर निर्गमी भाग। कौन सा, ये जठर निर्गमी भाग। ये लो भाई आपके 3 पार्ट किसके, आमाशय के। किसके, आमाशय के 3 पार्ट। सर कौन कौन से, तो याद रख मेरे भाई, जठरागम भाग, फंडस भाग और जठर निर्गम भाग, पैलोरिक भाग। ठीक है सर, ये पता रहा हमें। और सर एक चीज और बताइए आप मुझे, ये आमाशय कहाँ खुलता है जाके, तो आमाशय खुलता है छोटी आंत में। कहाँ, वापस आऊंगा आमाशय पे, है ना, कहाँ खुलता है, छोटी आंत में। देखिए ये रहा आमाशय, और कहाँ खुलेगा जाके, छोटी आंत में खुलेगा। कहाँ, छोटी आंत में। सर ये छोटी आंत और आमाशय के बीच में जो भाग होता है उसे क्या कहेंगे, है ना, एक छिद्र, जहां पे इन दोनों के बीच का जो होल होता है, छोटी आंत और आपके आमाशय के बीच का जो होल है उसे क्या कहेंगे, इनके बीच के छिद्र को क्या कहेंगे, तो पाइलोरस कहेंगे। हम उसे क्या कहेंगे, पाइलोरस कहेंगे। उसे हम क्या कह देंगे, पाइलोरस कह देंगे। ये भी ध्यान में रखना। सर ये पाइलोरस भाग क्या है, ये आमाशय और ग्रहणी के बीच का छिद्र है। आमाशय व ग्रहणी के बीच का। ये ग्रहणी कौन है, सर बात करेंगे अभी ग्रहणी कौन है वो तो, है ना। अब मैं आमाशय के बारे में पार्टों की बात मैंने कर ली। मैंने ये भी बात कर ली कि फंडस जो है 80% भाग बनाता है। सर इसमें कुछ चीजें और भी मिल सकती है, बिल्कुल मिलेगी आपको मेरे भाई, बस बने रहो आप तो साथ में। क्या,
बने रहो, है ना। और क्या मिलेगा, तो और आपको मिलेगा कि आपके जो ग्रसनी है, क्या आपकी जो ग्रसनी है, मैंने कहा ना ये ग्रसनी है आपकी, ये वाली जो, एक मिनट, एक अच्छा सा डायग्राम यार, है ना, ये जो ग्रसनी है, तो यहाँ पे कुछ तो होगा ना जो इस अमाशय से भोजन को ऊपर आने से रोकता है। क्या भाई, हमने खाना खाया, खाना खाने के बाद में जो उल्टे लटक गए तो भोजन तो बाहर आ जाना चाहिए, लेकिन नहीं आता। क्या नहीं आता? क्यों नहीं आता सर? कारण सुनिए, क्या कारण सुनिए, ये नहीं आता आपके कार्डियक संकोचन। क्या कार्डियक संकोचन जो यहां होता है ना, या फिर कहूं तो उसी को हम कहते हैं कार्डियक कपाट। इसे हम क्या कहते हैं? कार्डियक कपाट। क्या कहेंगे इसे? हम कार्डियक कपाट कहेंगे, क्योंकि अमाशय का जो पहला भाग है उसको हमने क्या कहा? तो सर हमने अभी भी लिखा, उसको हमने कार्डियक भाग कहा था, या फिर कहूं तो उसको हमने कार्डियक पार्ट कहा था। तो ये क्या हो जाएगा यहाँ पे, ये क्या हो जाएगा आपका? कार्डियक कपाट हो जाएगा, जो भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। क्या करता है? भोजन को विपरीत दिशा में जाने से रोकता है। क्वेश्चन है मेरे भाई सामने ही, क्या? तो क्वेश्चन ये है कि अमाशय से भोजन को ग्रसिका में आने से रोकता कौन है? तो कार्डियक कपाट रोकता है। कौन रोकता है? कार्डियक कपाट रोकता है, जो भोजन को विपरीत दिशा में गति करने से रोकता है। ये तब तक रोक के रखेगा जब तक कि उसको ब्रेन इंडिकेट नहीं करेगा कि भाई वोमिटिंग करनी है, इसको बाहर निकालना जरूरी है। और जब ब्रेन उसको ये चीज कहता है कि वोमिटिंग करना जरूरी है, उल्टी करना जरूरी है, तब कार्डियक भाई साहब कहता है कि बिल्कुल यू कैन गो नाउ, आप जा सकते हैं, मैं नहीं रोकने वाला, है ना। ये ध्यान में आपको यहां से रखना है। चल आगे बात करते हैं थोड़ी सी, ठीक है, चलो आगे कर लेते हैं। ये तो बात हुई हमारे अमाशय की, कार्डियक पार्ट की। अच्छा सर ये बताइए, अमाशय जो है उसके अंदर कौन कौन सी चीजें और होती है? तो देखते जा पोस्टमार्टम को क्या क्या होता है। ये अमाशय रहा हमारा कुछ इस तरीके से, है ना। भाई साहब हंसना मत, लो फिर भी थोड़ा सा ढंग का बनाने की कोशिश करता हूं, है ना, कि आपका अमाशय थोड़ा सा ढंग से बनाने की कोशिश करता हूं। ये इस तरीके से, ये ना है तो वैसा नहीं, अभी भी नहीं बना, अब बनेगा। ये लो रे गुलगुलो, ये लो, ये कुछ हद तक ठीक रहे। ये अमाशय हमने बना लिया, है ना, जो भी बना बना लिया। सर इसमें और क्या है? तो दो तरीके की ग्रंथियां इसमें मिलती है हमें। क्या? दो तरह की ग्रंथियां मिलती है। एक का नाम तो जठरीय ग्रंथि। क्या? एक का नाम तो मैंने कह दिया जठरीय ग्रंथि। कौन सी? जठरीय ग्रंथि। अच्छा सर दूसरी कौन सी? तो दूसरी भी ध्यान में रखना, निगम या फिर निर्गम ग्रंथि। हमें यहाँ निगम ग्रंथि लिख देता हूं, समझ लेना, यहाँ निर्गम भी हो सकता है। ये मैंने दूसरी ग्रंथि लिख दी। सर जब ये ग्रंथियां यहाँ पे है तो कुछ काम भी होंगे इनके। बिल्कुल, अगर मैं यहाँ खड़ा हूं तो मेरा काम है पढ़ाना और पढ़ा ही रहा हूं, वैसे इनका भी कुछ ना कुछ काम होता है। क्या काम होता है? तो इसमें जो आपकी जठरीय ग्रंथि है ना, इसका काम होता है आपके अम्लीय जठर रस स्रावित करना। क्या स्रावित करना? अम्लीय जठर रस स्रावित करना। क्या काम करती है? अम्लीय जठर रस को स्रावित करती है। सर निगम ग्रंथियां श्लेष्मा भाई साहब, क्या? श्लेष्मा स्रावित करेगी, श्लेष्मा का श्रावण करती है। क्या करती है? श्लेष्मा का श्रावण करती है। कौन? आपकी निगम ग्रंथियां। ठीक है सर आगे बढ़ लेते हैं, बात आएंगे वापस इन पे, है ना। थोड़ा सा आगे हम पहले चीजों को समझ लेते हैं, फिर उनके कार्यों पे हम बात में करने वाले हैं। सर आगे क्या रह गया? आगे ये रह गया कि इसमें और दो तरीके की कोशिकाएं पाई जाती है, जिनमें एक का तो नाम होता है आपके मुख्य कोशिकाएं। क्या? मुख्य कोशिकाएं। उनमें से जो आपकी जाइमोजन है, क्या? जाइमोजन है ना, मुख्य कोशिकाएं मैंने यहाँ पे लिखा मुख्य कोशिकाएं। इनमें से जो आपकी जाइमोजन कोशिकाएं नहीं रे, कोशिकाएं, दो तरीके की बात करता हूं, मुख्य कोशिकाएं। और इनमें जो जाइमोजन है, कौन सी? जाइमोजन। ये जाइमोजन ये क्या काम करती है? तो ये एक आपका एक एंजाइम रिलीज करती है। सर कौन सा? तो बेटा ये पेप्सिनोजन। कौन सा हार्मोन रिलीज, सॉरी कौन सा एंजाइम रिलीज करती है? पेप्सिनोजन। सर और कौन सी होती है? और होती है यहाँ पे अम्लजन। कौन सी? अम्लजन, है ना, अम्लजन। देखो ध्यान देना इसके वर्ड पे, जाइमोजन मतलब एंजाइम को जन्म देने वाली, और अम्लजन जो अम्ल को जन्म देती है। और कौन सी? तो वो है आपका हाइड्रोक्लोरिक। कौन सा है? हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। कौन सा?
हाइड्रोक्लोरिक अम्ल। सर शॉर्ट में क्या लिखे, शॉर्ट में लिख ले रे गुलगुला HCl। क्या शॉर्ट में लिख लो आप HCl, थोड़ा सा साफ लिखूं तो HCl है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब हम बात करते हैं कि जो जो चीजें यहाँ पे स्रावित हुई है उनकी बात कर लेते हैं सर। अब उनकी बात कर लेते हैं कि आमाशय की जो जठर ग्रंथियां हैं उनमें क्या क्या स्रावित हुआ है। और एक चीज ध्यान में रखना मेरे भाई कि जो जठर ग्रंथियां होती है ना वो एक सामान्य व्यक्ति में 3.5 करोड़ होती है। कितनी? 3.5 करोड़। सर काम बता दो आप तो हमें, हमें संख्या से क्या करना, हमें तो काम याद रखने हैं कि कौन कौन से काम होते हैं। ये हमारा एक अच्छा सा पोटरा सा प्यारा सा किसी राक्षस का हमने क्या बना लिया यहाँ पे, आमाशय बना दिया। ये हमने क्या बना दिया यहाँ पे, आमाशय बना दिया। सबसे पहले मैं बात कर लेता हूँ कि आमाशय में जो HCl स्रावित होता है इसका काम क्या है। तो HCl सबसे पहले काम क्या करता है, तो मैं कह दूं कि भोजन को सड़ने गलने से बचाता है। क्या करता है? भोजन को सड़ने गलने से बचाता है, सड़ने गलने से बचाता है। कौन? आपका HCl क्या करता है? भोजन को सड़ने गलने से बचाता है। HCl का मेन काम क्या है? भोजन को सड़ने से गलने से बचा लेता है। ठीक है सर जी। अच्छा आगे बात कर लो और क्या काम करता है। तो आगे ये काम करता है इसके साथ में ही कि आपके ये जो जीवाणु है या फिर कहूं जीवाणुओं या फिर इन शॉर्ट लिखूं कीटाणुओं, भाई कोई कीटाणु आ गया आपकी बॉडी में, कीटाणुओं को नष्ट करने का काम करता है। क्या करता है? कीटाणुओं को नष्ट करने का काम ये करता है। और क्या काम करता है? तो और काम ये क्या करता है, और क्या करता है कि जो इनएक्टिव चीजें उनको एक्टिव करने का काम भी ये करता है। ये भी आपको यहां से ध्यान में रखना है कि आपका जो HCl है ये इतने सारे काम तो कर ही लेता है। सर श्लेष्मा क्या काम करता है? क्या श्लेष्मा क्या काम करता है? तो श्लेष्मा का काम क्या है कि आपके जो आमाशय की भीतरी दीवार है, आमाशय की भीतरी दीवार को HCl से बचाता है, HCl से बचाता है। ये इसका काम होता है आपके श्लेष्मा का। क्या करता है सॉरी कि ये आपका क्या करता है, आमाशय की जो भीतरी दीवार है उसको आपके HCl से बचाने का काम कौन करता है? तो उसको सर बचाने का काम करता है हमारा श्लेष्मा। कौन करता है? श्लेष्मा काम करता है। कभी अगर आपने नोट की हो जब वोमिटिंग होती है, उल्टी होती है तो नाक बड़े जलने लगते हैं। क्या? नाक बुरी तरीके से जलने लगता है। कारण क्या है? क्योंकि आपके आमाशय में एक एसिड है जिसका नाम है HCl, है ना। अब वोमिटिंग होगी तो यहां से ये आमाशय से जो जी चीजें आपके यहाँ पड़ी है वो सारी बाहर आएगी। अगर वो सारी बाहर आती है ना तो साथ में HCl भी आता है। क्या आता है? HCl भी आता है। और ये HCl आएगा इधर नाक में कुछ पानी की फॉर्म में, तो वहां पे ये प्रॉब्लम तो क्रिएट करेगा ही करेगा। तो भाई मेरे ये बता दो मुझे तो लास्ट में कैसा लगा आपको कंटेंट। अगर शानदार लगा, जानदार लगा, अच्छा लगा तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। और मिलते हैं अगले वीडियो में। हम अगले वीडियो में बात करेंगे पोस्टमार्टम ऑफ आमाशय। हम आमाशय का पूरा पोस्टमार्टम करेंगे, कंप्लीट करेंगे। इसके साथ में हम पोस्टमार्टम कर देंगे छोटी आंत का। और पार्ट 3 में तो कंप्लीट कर देंगे। और पार्ट 4 में हम बात कर लेंगे इसके सारे क्वेश्चंस की, किस किस तरीके के क्वेश्चन पूछेगा भाई, उन सब का तो हम पोस्टमार्टम करने ही वाले हैं। अगर आप भी देखना चाहते हो उन क्वेश्चंस का पोस्टमार्टम जो आपके आमाशय से संबंधित या फिर कहूं इन शॉर्ट कि आपके डाइजेस्टिव सिस्टम से संबंधित है, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। तब तक के लिए जय हिंद।